हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्राजिता। वेलकम टू evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे हो, स्वस्थ हो। सो जैसे आप जानते हो, हम लोग चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 आपकी हिस्ट्री की बुक से है, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। सो इसका मैंने गाइस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको पहले से ही दे दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा एक आइडिया हो जाएगा ये चैप्टर किस चीज पे बेस्ड है, क्योंकि ये जानना काफी जरूरी है। बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि आप मेरा कोई भी वीडियो देखो तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देख लो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो भाई हम लोग आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। अब जैसे कि आप जानते हो औरंगजेब के बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में यही बताया था कि औरंगजेब के बाद शायद औरंगजेब 17 से मिडिल 17th सेंचुरी तक ही जिंदा रहा था। उसके बाद उसकी मृत्यु होने के बाद मुगल एम्पायर काफी हद तक डिक्लाइन में यानी कि खात्मे में चला गया था। आप खुद बहुत सारे बच्चे आप सिर्फ मुगल एम्पायर के नाम पे बस औरंगजेब तक ही लोग जानते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बस इन लोगों का नाम ही सबको पता है, बिकॉज ये लोग ही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने अपने टाइम में कुछ बनाया था, कुछ करा था। उसके बाद जो लोग आए थे उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। हाँ, बहादुर शाह जफर को काफी माना जाने लगा क्योंकि उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में उन्होंने अपना योगदान दिया था। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि औरंगजेब के बाद काफी हद तक मुगल डिक्लाइन में चले गए थे। सो जो ये लेटर मुगल्स की बात हो रही है ना गाइस, ये लेटर मुगल्स औरंगजेब के सक्सेसर थे। मतलब कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे गवर्नर्स हो गए, मनसबदार हो गए जो आगे मुगल डायनेस्टी को थोड़ा खींच रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। ठीक है, सो डेक्कन पार्ट ऑफ इंडिया। डेक्कन पार्ट क्या है गाइस? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भाई डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन पार्ट क्या है? काफी सरल सी बात है। डेक्कन हम कहते हैं साउथ इंडिया को। द होल साउथ इंडिया इज नोन एज डेक्कन पार्ट। डेक्कन क्यों बोला जाता है? कभी सोचा क्यों बोला जाता है? हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। सो दक्षिण, डेक्कन, दक्षिण, है ना। तो काफी ज्यादा राइम कर रहा है ना गाइस, तो डेक्कन को दक्षिण से लिया गया है। ठीक है, सो ये जो पूरा दक्षिणी पार्ट आपको दिख रहा होगा, हमने अपना हथियार नहीं ऑन किया है। चलो भाई हथियार ऑन कर लेते हैं, मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती है। तो ये जो पूरा आपको डेक्कन पार्ट दिख रहा है ना, इसको डेक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, डेक्कन पार्ट भी बोलते हैं। ये ड्राई लैंड भी होता है, इसमें वेट लैंड भी आप कह सकते हैं, काफी ज्यादा बारिश भी होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन है और इसको दक्षिणी भाग भी कहा जाता है, जो साउथ इंडिया पड़ जाता है। कर्नाटका पड़ जाता है, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब पड़ जाता है गाइस। ठीक है, सो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इन द मैप। तो बेसिकली आपको एक मैप दे रखा है, उसके अंदर बता रहे हैं कि डेक्कन पार्ट में काफी ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए थे। In chapter number 4, Mughal reached of its success and started facing crisis in the closing year of the 17th century। यहाँ पे ये बताया गया है कि मुगल जो थे, चैप्टर नंबर 4 में हमने देख लिया था कि मुगल धीरे धीरे करके सक्सेस में आने लग गए थे। वो लोग सक्सेस को गेन कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने डिक्लाइन थोड़ी ना देखा है मुगल्स का, हमने तो सक्सेस देखा है। वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको पोजेस कर रहे हैं, इस जगह को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब तो पढ़ा था हमने चैप्टर 4 के अंदर, है ना। वहां बात है लोग थोड़ा बहुत भूल गए। तो इस चैप्टर के अंदर यही है कि भाई 17th सेंचुरी जो क्लोजिंग ईयर है, 17th-18th सेंचुरी, इस वक्त तो भाई डगमगाने लग गया था। इस वक्त पे मुगलों का शासन डगमगाने लग गया था। ठीक है, अब हम आते हैं दीज वर कॉज्ड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा था भाई? मुगल्स क्यों डगमगा रहे थे, क्यों ज्यादा डिक्लाइन में जा रहा था? इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस हैं। एम्पायर औरंगजेब had depleted the military and financial resources of his empire by fighting long war in Deccan। डेक्कन यानी कि जो दक्षिणी भाग है, वहां पे इन्होंने, औरंगजेब ने एक वॉर लड़ी थी जो बहुत ही लंबे काल तक चली थी। ठीक है, सो लंबे काल तक चल रही है भाई। सोल्जर्स को हथियार चाहिए, आर्म सपोर्ट चाहिए, खाना चाहिए, रिसोर्स चाहिए, ये सब उसी डेक्कन पार्ट में लड़ने वाले वॉर में सारा औरंगजेब ने लगा दिया। मिलिट्री, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हर चीज उसने खत्म कर दी, वहां पे डिप्लीट कर दी। ठीक है, तो इस वजह से डेक्कन में लॉन्ग वॉर होने की वजह से काफी हद तक तो उसने काफी चीजें वहीं पे खो डाली।
ठीक है। सो लेटर द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक, धीरे धीरे करके भाई एडमिनिस्ट्रेशन जो राज मतलब काज काम था, प्रोसेस जो भी था, मतलब पैसे वैसे का लेन देन वगैरह वगैरह अच्छे से राजपाट चलाना, वो सब खराब हो रहा था भाई। इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर टू द लेटर मुगल एम्पायर्स टू कीप चेक ऑन देयर पावरफुल मनसाबदार्स। काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी औरंगजेब के बाद जो उसके सक्सेसर्स आए थे ना। सक्सेसर्स कौन होते हैं गाइस? वो होते हैं जो हमारी डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, या तो वो हमारे बेटे हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या हमारे कोई बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी, वो सक्सेसर्स कहलाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भाई इन्होंने इतना बड़ा दक्षिणी पार्ट में इतना लंबा चौड़ा वॉर को लड़ा और काफी ज्यादा चीजें वहीं पे इन्होंने तहस नहस कर दी, काफी ज्यादा चीजें वहीं पे खात्मा करके आ गए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक हो गया। ठीक है। और उसके बाद वाले जो सक्सेसर्स आए उनको डिफिकल्टी होने लग गई मुगल एम्पायर को और आगे चलाने के लिए, क्योंकि भाई पहले वाला कोई मतलब जो पिछले वाला राजा है वो कुछ छोड़ के ही नहीं गया, तो क्या ही चलाएगा एम्पायर। ठीक है। अब ये ऐसी बात हो गई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मम्मी आपने दाल बनाई, मम्मी तो कभी गलत हो नहीं सकती, मम्मी भाई बहुत बढ़िया खाना बनाती है सबका। आपने दाल बनाई, दाल जला दी, एकदम गंदी तरीके से दाल जला दी, बदबू ही बदबू। ठीक है। और फिर आप मम्मी को कह रहे हो मम्मी इसको बिल्कुल दाल मखानी बना दो, एकदम बढ़िया से बना दो। मम्मी कहेगी भाई तू खराब करके चला गया, मैं बनाऊं, इसको ठीक करूं, कैसे करूं? तो यही बात हो गई कि औरंगजेब सब खराब करके चला गया और फिर उसके लेटर सक्सेसर्स एम्पायर को और अच्छा कैसे बनाए जब वो सब कुछ खराब करके चला गया। क्या उनके हाथ में ठेंगा बज गया। ठीक है। सो नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स। नोबल्स कौन होते हैं गाइस? नोबल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड हाई प्रोफाइल पे रहने वाले लोग, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लोग, जो मुगलों के कोर्ट में इन्हें नोबल्स बोला जाता है, जिनके पास काफी ज्यादा भाई ऐशो आराम, दौलत, रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है। इनको आप नोबल्स बोल सकते हैं। ये गवर्नर की तरह अपॉइंट करे गए, हर एक जगह पे इन्हें गवर्नर बिठाया गया। अब भाई एम्पायर तो एक होता है, राजा तो एक होता है, अब वो पूरे हर पार्ट को तो संभाल नहीं सकता ना। तो समझ लीजिए जैसे प्रेसिडेंट है हमारे, जी प्रेसिडेंट जी है, तो वो पूरे इंडिया को एक साथ नहीं देख सकते ना। वो तो भाई लॉज पे, बिल्स पे, कानून वानून का काम है उनका, साइन एंड ऑल। तो हर जगह पे, हर पार्ट पे एक चीफ मिनिस्टर है, एक एमएलए काम कर रहा है, एक एमपी काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर है। सो वैसे ही गवर्नर्स को भी पावर दे रखी थी। ठीक है। नोबल्स को गवर्नर बना दिया गया, जिनको इनकी भाषा में सूबादार बोला गया या सूबेदार बोला गया। ठीक है। इसके बाद क्या है? कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसे भी बहुत गवर्नर्स थे जो एक ही वक्त पे दो क्या करते थे? ऑफिसर्स को संभालते थे। एक होता था रेवेन्यू कलेक्शन का ऑफिस और एक होता था मिलिट्री या एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस। ठीक है। ये मतलब एक तरीके से राज सत्ता संभालना, प्रोसेस कामकाज, राइटिंग, डॉक्यूमेंट संभालना और एक जगह रेवेन्यू कलेक्शन करना, कर वसूल करना, ये दोनों ऑफिस का इनका जुम्मा होता था, काम होता था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दीवान एंड फौजदारी एज वेल। ठीक है। दीवान एंड फौजदारी, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये लोग ले लिया करते थे। गाइस ये दीवान एंड फौजदारी ये सब हम अच्छे से पीछे पढ़ेंगे, मैंने इनकी डेफिनेशंस अच्छे से आपको समझाने के लिए राइट कर रखी है। चैप्टर के बीच में से पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ नहीं आता। और बेसिकली बात ये है कि एग्जाम में यही सारे टर्म्स सबसे पहले दे देते हैं, व्हाट इज सूबेदार, व्हाट इज फौजदारी सिस्टम, दीवानी सिस्टम, So this gave them military, political, economic power over vast empire of Mughals. अब जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे गवर्नर्स, नोबल्स को गवर्नर्स बना दिया गया। नोबल्स तो पहले से स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे लाइक पैसे वैसे उन पर रहते ही, काफी ज्यादा पावरफुल रहते हैं, रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रहते हैं। मुगल एम्पायर ने उनको अलग से गवर्नर भी बना दिया। भाई गवर्नर है, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, गवर्नर के पास भी काफी अच्छी खासी पावर पोजेस होती है भाई। तो क्या हुआ यहाँ पे ये बताया है, धीरे धीरे करके इन गवर्नर्स ने, इनके पास पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, मिलिट्री ऑफिस, हर कोई ऑफिस इनको दे रखा था। भाई इतने ऑफिस संभाल रहे हैं, अच्छा खासा पैसा उठाते हैं, अच्छा खासा पावर है। ठीक है। सो इन्होंने मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पावर इनके पास बहुत सारी बढ़ गई, बहुत ज्यादा और पावरफुल, एकदम राजा की तरह पावरफुल हो गए। और बहुत सारे वास्ट मुगल जो जोन है, मुगल जोन्स है, जो मुगल फील्ड्स हैं, वहां पे इनका धीरे धीरे कब्जा होने लग गया। किसका? गवर्नर्स का। ठीक है। यही होता है भाई
मतलब आप देख सकते हैं ना, पावर के मोह में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो वो नहीं देख रहा कि ये मुझे अपने मास्टर के लिए करना है, मेरा मास्टर मुझे जो बोलेगा, मुझे मुगल एम्पायर जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। भाई उसको तो पावर मिल रही है, उसको तो एम्पायर खुद ही पावर दे रहा है इतना सारा, तो वही वास्ट एम्पायर को वो धीरे धीरे कब्जा कर रहा है, ठीक है, अपना दबदबा बना रहा है। अब भाई यहाँ पे हम अच्छे से डेफिनेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। चांस नहीं लेना मेरे को, बिल्कुल चांस नहीं लेना, आपका एग्जाम में आता ही आता, फिर मैं आप बोलते हो मैम ने ढंग से समझा नहीं, ठीक है, चांस नहीं लेना। ओके, तो मनसबदार से करते हैं। सबसे पहले मनसबदार किसको कहा जाता है गाइस? नोबल्स जो होते हैं उन्हें मनसबदार कहा जाता है। विद मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जागीर्स, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जागीर्स, इनके पास मिलिट्री, हर तरीके की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। घोड़े लाना, उनको चेक करना, आर्म सपोर्ट रखना, कितनी गन्स है, क्या है, सब कुछ मिलिट्री का उनके पास रहता है। मतलब एक तरीके से प्रोसेस ही करते हैं। एंड जागीर्स भी रहती है इनके पास। जागीर्स क्या होती है गाइस? लैंड को जागीर बोला करते हैं, जमीनों को जागीर बोला करते हैं, ठीक है। उन जमीनों में खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी से टैक्स लिया जाता है, तो काफी हद तक ये टैक्स में भी शामिल रहते हैं, टैक्स कलेक्शन में। मनसबदार इनको कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है गाइस? फौजदारी। आप इनको एक तरीके से मिलिट्री कमांडर्स भी बोल सकते हैं मनसबदार को, ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स, क्योंकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है गाइस, ठीक है। फौजदारी, ये कौन होते हैं? ये फौजदारी सिस्टम क्या है? बेसिकली ऑफिस ऑफ मिलिट्री कमांडर, रेवेन्यू फंक्शन एंड कोर्ट। ये कोर्ट वोट का जो सिस्टम रहता है ना, फौजदारी, कोर्ट का सिस्टम एंड जुडिशरी का सिस्टम और मिलिट्री एंड रेवेन्यू, इन सब का सिस्टम ये भी फौजदारी संभाल लेता है, ठीक है। दीवान कौन होता है? हाई पोजीशन ऑफिशियल्स इन द कोर्ट। ये कौन होते हैं गाइस? हाई पोजीशन, इनकी काफी अच्छी खासी जो पोजीशंस होती है, ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेलीगेट्स होते हैं, एमपी एमएलए होते हैं, वैसे कोर्ट के अंदर जो बहुत ज्यादा ऊपरी हाई पोजीशन के लोग होते हैं उनको दीवान में डाल दिया जाता है। और ये फाइनेंस सिस्टम भी संभालते हैं, पैसे वैसे का सिस्टम भी संभाल लेते हैं, ठीक है। सूबादार, सूबादार अभी अभी हमने पढ़ा गया, सूबादार कौन होते हैं? नोबल्स होते हैं, ठीक है। इनको भी रेवेन्यू काम दे रखा होता है। बेसिकली सूबादार होते हैं गवर्नर्स, ठीक है, गवर्नर्स एंड पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शन ये सब संभालते हैं। तो बेसिकली मनसबदार होते हैं मिलिट्री कमांडर्स, ये होते हैं हाई ऑफिशियल, दीवानीज होते हैं हाई ऑफिशियल्स जो फाइनेंस संभालते हैं। फौजदारी होते हैं मिलिट्री रेवेन्यू फंक्शन। ये दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, बस इसमें ये फौजदारी में ये डिफरेंस है दैट ये कोर्ट का सामान, मतलब कोर्ट का तामझाम भी संभालते हैं। एंड सूबादार, जैसे मैं आपको बताया कि सूबादार होते हैं गवर्नर्स, ठीक है, जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस को संभालते हैं। अगर आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले सकते हैं गाइस। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी से दिख जाएगा, ठीक है गाइस। एंड ये अगर आप ले लेंगे तो बेटर है, क्योंकि काफी ज्यादा लाइक यूज में आ जाएगा। ओके गाइस, सो मैं आगे बढ़ती हूँ गाइस। ये थोड़ा सा ये लंबा सा टॉपिक है, इसलिए हम लोग को जल्दी से पढ़ना पड़ेगा। ओके, पीजेंट्स एंड जमींदार्स, रेबेलियन इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया added to the problems of Mughal revolt were sometimes caused by mounting taxes, and Mughal were being challenged by the rebellion groups also. अब भाई मुगलों को सिर्फ और सिर्फ उनके नोबल गवर्नर्स का ही खतरा नहीं था कि भाई गवर्नर्स धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे बहुत सारे वास्ट एम्पायर पर उनका कब्जा कंट्रोलेंस होता जा रहा है। सिर्फ वही इनके पीछे एक तरीके से वो नहीं थे, बैरिकेशन नहीं थे, और भी धीरे धीरे लोग आ रहे थे जो मुगल एम्पायर को धीरे धीरे डगमगा दे रहे थे। वो लोग कौन थे गाइस? पीजेंट और जमींदार। आप जानते हैं जमींदार और पीजेंट के बीच में हमेशा से कनेक्शन बना ही रहता है, क्योंकि पीजेंट हमेशा जो किसान होते हैं वो जमींदारों से बहुत ज्यादा एक तरीके से लोन लेते हैं, उन्हीं की गांव में रहते हैं जमींदार, काफी अच्छा कनेक्शन बना रहता है, ठीक है। सो इन दोनों ने मिलकर बहुत से नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया पर रेबेल कर दिया था, एक तरीके से धावा बोल दिया था, अपना रिवॉल्ट दिखाया था, ठीक है, विद्रोह दिखाया था। नॉर्दर्न पार्ट आपका पड़ जाता है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब नॉर्दर्न पार्ट पड़ जाता है। एंड वेस्टर्न जम्मू एंड कश्मीर भी पड़ता है। एंड वेस्टर्न पार्ट आप जानते हैं महाराष्ट्र पड़ जाता है, गुजरात पड़ जाता है, ठीक है। सो इस जगह पे पीजेंट और जमींदार ने विद्रोह कर दिया था भाई,
विद्रोह क्यों करा था, रीजन है भाई उसके पीछे। ऐसे नहीं करो, ऐसे मतलब उनको बेइज्जत मत करो भाई, विद्रोह हुआ है वो रीजन की वजह से हुआ। रीजन ये था कि मुगल्स ने टैक्सेस को माउंट कर दिया था। अब ऐसा नहीं है कि भाई उनको पहाड़ पे चलने से मना कर रहे थे, माउंट मतलब बढ़ा देना, बहुत सारा टैक्सेस उनके ऊपर बढ़ा दिया था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा सप्रेस हो रहे थे, प्रेशराइज हो रहे थे। इसलिए उन्होंने जमींदारों के साथ एक साथ जुटकर मिलकर विद्रोह करने का एक तरीके से आइडिया कायम करा। इस वजह से ये जो रेबेलियन ग्रुप्स थे, रेबेलियन ग्रुप्स, पीजेंट एंड जमींदार, इन सबसे भी मुगल एम्पायर काफी डगमगा गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, बट दीज ग्रुप्स वर नॉट एबल टू सीज एनी रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड एम्पायर आफ्टर औरंगजेब। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो विद्रोही थे कुछ लूटपाट कर रहे थे, पैसे में अपना हाथ डाल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, बस इनको थोड़ा टैक्स कम करवाना था। दिस वॉज द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भाई मुगल कितनी जोरी जाके हड़प ले रहे थे, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, सो औरंगजेब के बाद जितने भी एम्पायर थे उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चैलेंज को देखा, भाई ऐसा नहीं है कि वो लोग रिसोर्सेज ये सब हड़प रहे थे। तो आपको याद रखना है कि पीजेंट्स एंड जमींदार ने किस पर्टिकुलर रीजन पे विद्रोह किया था। रीजन था माउंटिंग टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। वी वर अनेबल टू arrest the gradual shifting of political and economic authority from the hands of governor, local chieftains and other groups। अभी किसकी बारे में बात हो रही है गाइज, यहाँ पे बात हो रही है जो औरंगजेब के बाद जो एम्पायर्स आए थे। देखिए गाइज, एक एम्पायर वर्ड होता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पहले से पता है, बट मैं जस्ट बता रही हूँ। एम्पायर वर्ड होता है और एक एम्पायर वर्ड होता है। ठीक है, एम्पायर राजा को बोला जाता है एंड एम्पायर पूरे राज को बोला जाता है। ठीक है, जो पूरा का पूरा उसने राज सत्ता बिठाई, पूरा किंगडम बनाया, उसको एम्पायर बोला जाता है। और एम्पायर वो होता है जो उस किंगडम को संभाल रहा होता है। सो औरंगजेब के बाद भी उसके बहुत सारे सक्सेसेस आए थे, है ना। सो सक्सेसेस आए, वो लोग क्या एक तरीके से ना, वो लोग एक ये जो चल रहा था विद्रोह चल रहा भाई पीजेंट और जमींदारों का, ठीक है, और भाई गवर्नर, लोकल चीफटेन, ये सब धीरे धीरे करके स्ट्रांग होते जा रहे हैं, उनको कभी भी दगा दे सकते हैं। ये सब चीजें ना वो ऐसे करके पकड़ नहीं पाए थे, किसी बंदे को रोक नहीं पा रहे थे अच्छे से, मतलब चीजों को एक तरीके से प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, एंड ये भाई औरंगजेब, मुगल एम्पायर में बाबर, अकबर, हुमायूं, इन सब की बात इतनी इसलिए होती है क्योंकि ये लोग बहुत एफिशिएंटली वर्क करते थे। ये हर चीज को अच्छे से समझते थे। भाई ज्यादा कोई पावर लेने जा रहा है, कोई मिनट से ऊपर चढ़ने जा रहा है, भाई मतलब एक तरीके से वो उस चीज को कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जो औरंगजेब के बाद जो सक्सेसेस आए थे उसके, वो अपनी अथॉरिटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। गवर्नर धीरे धीरे करके, जो नोबल्स थे वो गवर्नर धीरे धीरे करके इनके वास्ट एम्पायर को खाते जा रहे थे, पावर गेन करते जा रहे थे। क्या पता रेवेन्यू से भी थोड़ा बहुत कर वसूल कर ले, क्योंकि बहुत सारे तो गवर्नर्स, ये सूबादार, फौजदारी, जिनको इन्होंने अपॉइंट कर रखा था एम्पायर्स ने, वो तो रेवेन्यू कलेक्शन भी करते थे ना। भाई पीछे से पैसा खा रहे, क्या बड़ी बात है। ठीक है, सो ये यहाँ पे ये चीज हो रही थी कि अब धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन में जा रहा था। ठीक है, इन द मीन टाइम, और सिर्फ ये कोई औरंगजेब नहीं कर रहा था, औरंगजेब की बात नहीं हो रही, औरंगजेब की डेथ के बाद बात हो रही है, उनके बाद जो एम्पायर्स आए थे उनके बारे में बात हो रही है। ओके, इन द मीन टाइम ऑफ दिस पॉलिटिकल क्राइसिस, द रूलर ऑफ ईरान के रूलर के बारे में बात हो रही है। नादिर शाह sacked and plundered the city of Delhi and took immense amount of wealth। इसी वक्त जब औरंगजेब के सक्सेसर्स अपने मुगल एम्पायर के डामाडोल को संभालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से नादिर शाह जो ईरान के रूलर थे, उन्होंने आकर दिल्ली पर धावा बोल दिया और वहां से इन्होंने बहुत सारे उस सिटी से पूरा का पूरा प्लंडर कर लिया उस सिटी को, और सारा का सारा वेल्थ, एवरीथिंग वहां से लूट पाट के चले गए। ठीक है, These invasions were followed by Afghan rulers अहमद शाह अब्दाली। अब दिल्ली भी उस वक्त पे मुगलों के कंट्रोल में था, लेकिन जब तक वहां पे सक्सेसर सब कुछ संभाल रहे थे, जमींदारों से, पीजेंट से संभाल रहे थे, गवर्नर्स को संभाल रहे थे, तब तक भाई
ये चिड़िया जो कोई खेत दिल्ली से वो सब कुछ उड़ा के ले गया नादिर शाह। ठीक है, फिर अफगान रूलर्स भी आ गए। भाई अच्छी बात है, यहाँ से भाई अच्छा खासा पैसा सब कुछ वेल्थ मिल रही है, चलो यहाँ पे भी आके लूटते हैं। अहमद शाह अब्दाली का विकिपीडिया आप करेंगे तो बहुत सारी बातें समझने को मिलेगी। काफी ज्यादा पावरफुल रूलर माने जाते थे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वाज एन अफगान रूलर, इनको फादर ऑफ अफगानिस्तान भी, मॉडर्न डे अफगानिस्तान भी बोला जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दुर्रानी एम्पायर। ठीक है, दुर्रानी कौन है? दुर्रानीज कौन थे गाइस? जिन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अपना योगदान दिया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली जैसे उसने दिल्ली पे कंट्रोल कर लिया, दिल्ली पे वो उड़ा के चला गया नादिर शाह, वैसे अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ इंडिया को 5 बार इसने इन्वेड किया नॉर्थ इंडिया को। नॉर्थ इंडिया पड़ जाता है आपका पूरा जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, जैसे मैंने आपको बताया था दिल्ली से पड़ जाता है। इसने वहां जाके 5 बार 1748 से लेके 1601 तक यहाँ पर इसने 5 बार लूटपाट करके जितना वेल्थ था सब ने छोड़ के चला गया भाई। ठीक है, ऑलरेडी अंडर सीवियर प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स, एम्पायर गॉट वीकेंड बाय डिविजन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। अभी ये कुछ जो चुनूमुनू औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आ रहे थे, जो समझ रहे थे सिस्टम को कि अरे चलो ठीक है ग्रुप से लड़ता हूँ, अरे इसको संभालता हूँ, जब तक ये कर रहे थे तब तक वीक होता गया और एम्पायर वीक होता गया। कभी नादिर शाह के लूट के चला जा रहा है ईरान से, कभी अहमद शाह अब्दाली ये अफगानिस्तान से आके लूट के चला गया। ये सब वो समझते, तब तक वो लूट के ही भाग गए। और इतने ज्यादा प्रेशर, इतने सीवियर प्रेशर सब जगह से इनको मिल रहा था मुगल रूलर्स को, जो ये औरंगजेब के बाद आए थे, मिल ही रहा था। एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया और धीरे धीरे करके बहुत सारे नोबल्स जो गवर्नर बने थे, अब भाई वो लोग भी लेने लगे। क्या लेने लगे? वो लोग भी भाई इसका फायदा उठाने लग गए धीरे धीरे करके। ठीक है, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अब ये जो ग्रुप्स कौन किन चीजों में डिवाइड हुआ है? जो नोबल्स थे ना, नोबल्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, 2 ग्रुप थे, ईरानीज एंड तुर्रानीज। बहुत से गवर्नर्स छोड़ के चले गए मुगल एम्पायर को और वो ईरानीज और तुर्रानीज के तुर्रानीज के पास चले गए। तुर्रानीज, ठीक है, ये लोग कौन थे? नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट। ये लोग टर्किश डिसेंट के नोबल बन गए। ठीक है, ये लोग इन ग्रुप्स में शामिल हो गए। एंड लेटर मुगल एम्पायर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ वन ऑफ दीज पावरफुल ग्रुप्स। धीरे धीरे करके ये नोबल्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि उसको पहले से पावर थी, फाइनेंशियल, मिलिट्री, जो रेवेन्यू सिस्टम सब कुछ तो संभाल ही रहे थे। भाई एम्पायर ने खुद दिया था, ये लोग जाके संभालो। क्यों दिया भाई? इतना ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए था। सो नोबल्स के पास इतनी ज्यादा पावर हो गई कि अब वो धीरे धीरे करके वो मुगल एम्पायर्स को अपने हैंड पपेट्स बना गए, ऐसे करके चलाने लग गए, वो लोग ऐसे चलने भी लग गए। वर्स्ट ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्पायर फारूक सियार। सबसे ज्यादा वर्स्ट ह्यूमिलिएशन तब हुई जब 2 मुगल एम्पायर तो हर जगह मुगल एम्पायर अलग अलग रहते थे ना, 2 मुगल एम्पायर फारूक सियार 1713 से 1719 तक जो ये रहे हैं, इनको असैसिनेट कर दिया। और शाह आलम जिनका पीरियड था 1759 से 1860, इन दोनों को ही वेर ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। पहला था फारूक सियार, इसको असैसिनेट कर दिया गया। देखिए ये जो 2 टर्म है ना, एग्जीक्यूशन एंड असैसिनेशन, इन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, असैसिनेशन मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को मारना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, वो मरेगा तो मतलब पूरे इंडिया को पता चल जाएगा, ऐसा वाला। ठीक है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, मतलब उन्हें मारा गया था, उसके पीछे की पॉलिटिकल रीजन था और वो सबको पता चल गया था इंडिया में, है ना, क्योंकि वो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल फिगर थी, उसे असैसिनेशन कहते हैं। एंड एक्सिक्यूशन किसे कहते हैं गाइस? पर्टिकुलर बहुत ज्यादा गंभीर क्राइम करा हो उसने, या फिर वो किसी चीज को उसने गलती से कुछ कर दिया हो, गलत करा हो, ठीक है, नियमों के उल्लंघन करे हो, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, सो क्या हुआ? फारूक सियार को मार दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया और शाह आलम को अंधा बना दिया गया। शाह आलम को अंधा बना दिया गया उसी के नोबल्स द्वारा, उसमें जो गवर्नर्स अपॉइंट करे थे उसी के नोबल्स द्वारा उसको अंधा बना दिया गया। ठीक है, सो फारूक सियार एंड दिस इज शाह आलम 3, इनकी पोर्ट्रेट्स हैं।
शाह आलम को अंधा बना दिया गया एंड फारूक सियार को असैसिनेट कर दिया गया। ये 2 मुगल एम्पायर थे। यहां से पता चल रहा था कि मुगल एम्पायर का कोई भी डर नहीं रहा है। अब कोई भी मुगल एम्पायर राजाओं से नहीं डरता है और अब कोई भी नोबल गवर्नर, कोई मिलिट्री कमांडर धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है और फिर इन पे हावी होता जा रहा है। ठीक है, और यहां से हमें पता चलता है कि मुगल एम्पायर कितनी वीक हो चुकी। ओके, इसके बाद क्या है गाइस, थर्ड वाला है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। ये थर्ड टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये प्रीवियस वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस ये वाला शायद थोड़ा सा लंबा स्ट्रेची टॉपिक था क्योंकि काफी डिटेल वर्जन में मैंने आपको समझा दिया है। सो डोंट वरी, अगर कभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ पाए हो, टाइम नहीं है, तो वीडियोस देख लिया करो क्योंकि वीडियोस में चैप्टर से अच्छे से और भी अच्छे से समझाते हैं, है ना। तो वीडियोस बहुत हेल्पफुल होती है गाइस। मैं तो डायरेक्ट स्कूल टाइम में वीडियोस ही देख लिया करती थी। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं हम लोग थर्ड वाले टॉपिक पे। अपना ध्यान जरूर रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।